को देख करके मेरी नींद गायब हो चुकी है। और अफसोस करते थे उनकी पॉलिसी अगर पॉलिसी की हुआ करती थी। तो मेरे होते भाई, ये अगर कोई सोच ले इससे पहले कि हमारे समाज आदिवासी आदमी साहब यहाँ पे ठीक है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर उमर खान साहब का ट्वीट पर इस्तेमाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उमर खान साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आप हमारे बीच में मौजूद है। आसिफ खान जैसा एमपी समाज सेवक और हम सबको प्रेरित करने वाला, फैसला देने वाला शख्स आसिफ खान आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक टीम गिराना चाहता हूं जनवासी मार्गी साहब। आप मैं नहीं बोलता कि हम कोई तारे तोड़ के लेके आएंगे, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा वोटिंग परसेंटेज हम जरूर बढ़ा करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए हमको तन मन धन सब लगेंगे। सारे कार्यकर्ता एकजुट है, पहले जैसे आपको नहीं दिखेंगे मेरे भाई। और आसिफ आजमी भाई, मैं आपके इस यकीन के साथ अपनी जमीन से बात करता हूँ, क्योंकि हमारे एक दो मुकर्रर हो रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी चाहते हैं कि हमारे आसिफ भाई पूरा कम से कम 1 घंटा देते हैं। वो पूरा इसके बाद वो आसिफ खान साहब को कोई भी नहीं करूंगा। आसिफ खान जो समाजवादी पार्टी
करता हूं। लश्कर मार्की साहब को कौन नहीं जानता? लश्कर मार्की साहब मुझे अपनी एक नायाब शख्सियत है। हमने पिछले 2-3 साल में इनको नहीं देखा था, लेकिन आज जो हमारे मंच में मौजूद है, इस बात की अलामत है कि लश्कर मार्की साहब अपनी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी से मुंसलिक है। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए बुरा प्रश्न देकर इस्तेमाल करें। लश्कर मार्की साहब, ऐसे सैकड़ों तादाद की लिस्ट मेरे पास है, मौजूद है। मैं अगर संसद सबका नाम लूं तो सारे ग्रुप में स्टेशन रहे। हालांकि हाजिर भाई ने यह तय किया था कि आज यहाँ पर जो सबको स्टेशन जाकर हासिल भाई के हाथों तो सत्कार किया जाएगा, लेकिन चूंकि वक्त कम है, हमने सारी एक्टिविटीज आज नहीं कर सकते। मैं उनसे माजरत चाहता हूं, लेकिन हमारे दो सहाफी जिनको बड़ा अवार्ड हुआ है, अरमानुल हक देश रिपोर्टर का अवार्ड किया गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं जो मंच पे है, आसिफ भाई उनका इस्तेमाल करते हैं। उनको साथ ही साथ मैं एक और शख्सियत है, मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका एक फूल और शो के साथ स्वागत करें, ताकि उनको एक हौसला मिले, एक अर्थ मिले। बहुत व्यक्ति है, वो सब वो व्यक्ति है वो जो इल्मी हो, फिजिकली हो और नौकरियों की का मामला हो, बहुत सारे एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। कोशिश होती है कि हमारे कौम को सूचना पहली बार हो रहा है कि इतना सीनियर आदमी, इतना बुजुर्ग आदमी पूरी सामने के साथ समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं आपकी गुजारिश करूंगा कि उनका शॉल और फूल के साथ इस्तेमाल करें। हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम रामदेव का साथ बात मैं एक बार माइक अशोक आदमी साहब, ये 2 लोगों के ये फूल है, लेकिन ये समझ लीजिए पूरे मुद्रा समाजवादी पार्टी के लोगों को ये पहनाया जा रहा है। आदिल भाई तुम संघर्ष करो, आदिल भाई तुम संघर्ष करो, आदिल भाई तुम संघर्ष करो, अवोदीन आदमी जिंदाबाद। एडवोकेट शकील साहब के लिए दोस्तों ये पूरे मुमरा तोता समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन अब तमाम साथी हमारे मंच पर नहीं आ सकते। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कदम से कदम मिलाकर अब आसिफ आदमी साहब के कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा पुरजोर तरीके से जद्दोजहद की। रंजी आपा मौजूद साथियों, जोरदार तालियों से उमर खान साहब है, बहुत सारे लोग हैं साहब, एक लंबी फहरिस्त है। आज की इस शानदार मीटिंग की सदारत कर रहे हमारे मुंगरा कौसा के सदर जनाब आदिल खान आजमी साहब, अयूब खान साहब, मन्नान भाई, मेरी मस्जिद की दीवार बनवाना रसीद परमिशन मिल गया और ट्रस्टी लोग गए मस्जिद की दीवार बनवाने के लिए। वहां आकर कुछ फिरका फरस्तों ने नारा लगाना शुरू किया, दीवार का काम नहीं होने देंगे, पुलिस ने रोक दिया और फिर काम रुक गया। हमने पुलिस से बात किया, पुलिस ने कहा कि हम आपको 4 दिन में सिक्योरिटी देंगे, पुलिस देंगे, फिर आप बनवाइए, कोई रोक नहीं सकता। हम शरद पवार साहब के पास गए, कितना ये करोड़ मुंबई में, हम कांग्रेसी लीडरों के पास गए, हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। फिर हमने एक भाई मस्जिद का परमिशन है, हमको सिक्योरिटी दीजिए। फिर उन्होंने 1 हफ्ता और रुक जाओ, 1 हफ्ता और रुक गया हम लोग। जैसे दूसरा हफ्ता खत्म होने को था, उसके पहले एक लेटर आ गया म्युनिसिपैलिटी से कि आपकी मस्जिद की दीवार का परमिशन कैंसिल किया जाता है। वजह क्या है भाई? वजह कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा अब मैं धरने दूंगा और फिर परमिशन में मस्जिद की दीवार बनवाऊंगा। 15 दिन का टाइम दिया, फिर धरना दिया,
में मैं सड़क पर बैठ गया, मेरे साथ 100-200 लड़के बैठ गए। पुलिस ने कहा दूसरे यहां से रहेगा, नहीं उठूंगा, सड़क जाम हो गई। पुलिस ने हमें जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए कोर्ट। मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2,000 रुपये की जमानत कराओ। मैंने कहा पैसा नहीं है। कहा जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाऊंगा। मैं 88 लोगों को लेकर थाना जेल में गया। 8 दिन तक मैं जेल में पड़ा रहा। एक तरफ शिवसेना के फिरका तरफ जो जेल में थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे। एक तरफ मेरे साथ लड़के थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते थे। जेल का माहौल 8 दिन तक पूरा गर्म था। जिन्होंने कहा कि झगड़ा आ जाएगा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये मेरी तरफ आएंगे तो याद रखना मैं इनको ठीक करने की ताकत रखता हूं। 8 दिन गुजर गया। 8 दिन के बाद एक दिन मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब, मौलाना अतहर साहब 20-25 ओरमाया कराम मुंबई के नामवर आए और रात को 8 बज गया था, जेल पूरा बंद हो गया था। जेलर आया, गाड़ी बाहर निकलो। मैंने कहा रात को कैसे निकालेगा तू मुझे बाहर? कहा नहीं, विलासराव देशमुख ने भेजा है, कुछ आलिम में वहां से बात करेंगे। मैं गया बात करने के लिए और मैं कहा ने कहा जब वासिम तुम जेल से बाहर आ जाओ, 3 दिन में सरकार दीवार बनवा देगी। मैंने कहा मौलाना साहब मैं नहीं रहूंगा, मैं 3 दिन और जेल में रहूंगा। दीवार का काम शुरू हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। कहा नहीं, ये उलमाओं का काम है, नेताओं का काम नहीं है। मैंने कहा आपने नहीं किया तो मैं आया, अगर आप लोग कर लिया तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। कहा नहीं, हमारा हुक्म है, आपको निकलना पड़ेगा और 3 दिन में अगर दीवार बनना नहीं शुरू हुई तो हम जेल में जाएंगे और आप बाहर रह करके आंदोलन करिएगा। खुदा की कसम सच्ची बात है, एक लफ्ज छोड़ो, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ न करे। मैंने दूसरे दिन 2 लाख रुपया अपने घर भेज करके, चिट्ठी भेज करके कोर्ट में जमा करवाया और जमानत लेके बाहर निकला। और एक राम से मिला, 1 बार 2 बार 3 बार मिला। भाई आपने 3 दिन कहा था, कितने कहां है, कब बनेगी दीवार? आज शायद 7-8 साल हो गया, खुदा की कसम दीवार नहीं बनी। दीवार नहीं बनी आज तक। मेरे पास वही असलम मानोनी का रहने वाला, जिसको कांग्रेस पूछती नहीं थी, टिकट नहीं देती थी, मैं अपने सर पर बिठाकर उसको ले चलता था। मैंने उसको नगर सेवक बनाया, टिकट दिया, उस मस्जिद के लिए आंदोलन करके जेल में गया। एक दिन उसने कहा हासिम भाई मैं कांग्रेस में जा रहा हूं। मैंने तो उसी कांग्रेस में जिसने तुमको टिकट नहीं दिया तो कहा नहीं हासिम भाई मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि मस्जिद की मेरी दीवार उन्होंने कहा बना दूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर नहीं जाऊंगा तो दीवार नहीं बनेगी। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, मस्जिद की दीवार बनवाने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा मुबारक तुझे चला जाती, वो चला गया। 4-5 साल हो गए जाकर के, आज तक दीवार नहीं बनी। मैंने 20 बार उससे हाउस में पूछा, मैंने हाउस के फ्लोर पर भाषण करते हुए पूछा कि असलम तू समाजवादी पार्टी को धोखा करके इसलिए गया था कि तू कह रहा था कि मेरे मस्जिद की दीवार बन जाएगी, मस्जिद की दीवार आज तक बनी नहीं बनी। मैं संघर्ष करता रहा, मैं नहीं रुका। मैंने यूसुफ अबरानी नाम का आदमी मेरे पास आया, मैंने उसको 22 नगर सेवक का अध्यक्ष बनाकर भेजा हाउस में। उसने जाकर के कांग्रेस वालों से कहा कि मैं 22 नगर सेवक लेकर आया हूं, मुझे क्या पहुंच दोगे? मैंने पूछा, बोले मैं हल्दियां पहन देता, मैं नहीं गया, भाग गया पार्टी छोड़ करके। मैं खड़ा रहा। कसम खाते मेरे बगल में खड़े होकर के कि आसिम भाई आपकी सेवाएं में जान दे दूंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन देखता हूं
कि मुझे मर्द कम मिलते, हीरो उदाहरण मिलते हैं, लोग भाग जाते हैं। कहते हैं जो अब मेरे कद से बड़ा मेरा ये अब जो मेरे कद से बड़ा मेरा साया कुछ देर हुई मेरे ही कदमों में पड़ा था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज राजनीति इसलिए कर रहा हूं कि समाज के दबे कुचलों को उसका हाथ दिला सकूं। मैं 2 जगह से चुन कर रहा हूं। ये कांग्रेस एनसीपी के लोग मेरे छोटे छोटे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको कुछ लालच दिला के ले जाते हैं, लेकिन इनकी मां ने दूध नहीं पिला जो आदिवासी को लालच देकर डरा के ले जा सके। मुंबई में कोई बिल्डिंग है ग्लोबल, क्या नाम है, ग्लोबल, पता नहीं कहां है मेरी बातों में। क्या ग्लोबल बिल्डिंग में कुछ गलत काम हुआ है? गलत काम क्यों करते हो भाई? अगर ग्लोबल बिल्डिंग बनाने वाले अबू आसिम को साथ छोड़ करके राष्ट्रवादी में नहीं जाएंगे तो ग्लोबल बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। अरे बिल्डिंग तो मैं नहीं गिरवा सकता हूं। अगर ग्लोबल बिल्डिंग को और गिरवा सकता है तो जो यहाँ का एमएलए है उससे बड़ा आदमी मैं, उससे छोटा आदमी मैं नहीं हूं। अगर वो डरा कर लोगों को अपनी पार्टी में ले लेगा और ये कहे समझेगा कि भाई सबको डरा कर ब्लैकमेल करके पार्टी में नहीं लूंगा, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है ये। उसे नहीं मालूम कि वो चट्टान से टकराने जा रहा है, और चट्टान से टकराएगा तो बेटा पता नहीं चलेगा तू कौन सी खेत की मूली है। याद रखना दोस्तों, ये मुंद्रा उत्सव बता था 1992-93 के फसादात के बाद। गरीब लोग आए थे, भिंडी बाजार, मदनपुरा, नागपाड़ा, कितने लोग मेरे महल्ले के रहने वाले इमामबाड़े के अपना घर छोड़ करके मुंद्रा में आए, और यहां के नेताओं ने, यहां की म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने रिश्वत ले करके मुंद्रा में सारा इलीगल काम किया। मुझे कहने में कोई शर्म, कोई हुआ नहीं है, बुरा मत मानना आप लोग। यहां का जो एमएलए है उसके इर्द गिर्द कुछ बिल्डर घूमते रहते हैं जिनका काम सिर्फ इलीगल बिल्डिंगें बनाना है और इलीगल बिल्डिंगें बनाकर लोगों को फंसाना है। अगर मुंद्रा की आज हालत खराब हुई है तो इन नेताओं की वजह से हुई है जिन्होंने मुंद्रा में सारी इलीगल बिल्डिंग बना करके यहां के मुसलमानों को बेरोजगार कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे किसी ने दिया ला करके कि आसिम भाई मुंद्रा में 80% इलीगल बिल्डिंग है, 80% इलीगल बिल्डिंग। इलाका किसका है? मुसलमानों का। यहां 2012-13 में मुंद्रा प्रभार समिति में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ था वो 34,82,33,759 रुपया। 80% इलीगल बिल्डिंग है और कलेक्शन होता है 34,82,33,759 रुपया। 2012-13 में मुंद्रा में जहां गैर कानूनी बिल्डिंगों से खाली लिया गया वो 27,85,00,000 रुपया वसूल किया गया। 27 करोड़ रुपया खाली इलीगल बिल्डिंगों से, और उन बिल्डिंगों को पानी नहीं। तो 2012-13 में मुंद्रा प्रभार समिति का खर्च 35,57,89,916 रुपया। ये रुपए तनख्वाह और सहूलत में खर्च हुए। एक साल में 35 करोड़ रुपया खर्च। क्या सहूलत मिली बताइए मुझे आप? कोई सहूलत है मुंद्रा में? इतनी भारी रकम इलीगल बिल्डिंगों को वसूली गई है। म्युनिसिपैलिटी, पुलिस और नेताओं की हरामखोरी की वजह से मुंद्रा में इलीगल बिल्डिंगें हुई। दिल्ली में एक रेप का केस हुआ था
कितना ज्यादा चिल्लाया गया उसके ऊपर, और वही केसेस को लेकर के जनता जागृत हुई तो कांग्रेस की सरकार को बर्बाद कर दिया। यही मुमरा में 74 लोग मरे, 74 कितने लोग मरे थे मुमरा में? 74 लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग की वजह से मौत हुई थी ना। बहुत शोर हुआ था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। क्या किया सरकार ने? कौन सा काम, कौन सा कदम सरकार ने उठाया? रोड बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्लस्टर डेवलपमेंट होगा। दूसरे इलाकों में इलीगल बिल्डिंगों को लीगलाइज किया गया, मुमरा में कोई कदम उठाया गया? आज देख रहा हूं, मैं चला जाता हूं थाना में, बिजली 1 घंटा भी कटती नहीं है। कटती है क्या? लोड शेडिंग थाना में है क्या? थाना और मुमरा मिलाकर के पूरा महानगर पालिका है, लेकिन थाना और मुमरा में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ो। और ये एमएलए टोपी लगा करके वहां पे पोस्टर लगाया है और वहां टीका लगा देता है। मुमरा में अगर लोड शेडिंग नहीं है तो थाना में लोड शेडिंग है, तो मुमरा में क्यों है? जितना पानी थाना में आता है मुमरा में आता है क्या? क्यों नहीं आता? यही कि खड़ा होगा लड़का, बेटा बुरा मत मानना, मैं फिर बोल रहा हूं। मेरे पास आया बोला, आसिफ भाई 1 लैपटॉप चाहिए था मुझको। मैंने बैंक में एप्लीकेशन किया, खाली 20,000 रुपए का लैपटॉप, 20,000 का बैंक लोन चाहिए था, सब कुछ हो गया। जैसे देखा एड्रेस मुमरा का, क्यों कैंसिल भाई? क्योंकि मुमरा में रहने वाले को लोन नहीं मिलेगा। मुमरा में रहने वालों का वोट लोगे बेटा और लोन नहीं दोगे। ये बेवकूफ बनाने वाले लोग, मैं सरकार से खुला उत्तर देना चाहता हूं। जिस तरह से 1995 कट ऑफ डेट आई थी, 1995 के तमाम झोपड़े लीगल हो गए। आप 2012 या 2013 की कट ऑफ डेट दीजिए बिल्डिंगों के लिए। जितनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, उन बिल्डिंगों को जिस तरह से आज SRA स्कीम चल रही है कि जो भी झोपड़े हैं, उन झोपड़ों को बिल्डर ले लेगा और बना करके पूरी मन को सरकारी से जो नफा होगा वो जो खर्च करेगा झोपड़े वाले के लिए, उससे निकाल लेगा। ये कानून है। अगर सरकार चाहती, म्युनिसिपैलिटी चाहती, पुलिस चाहती, तो कोई माई का लाल एक ईट भी नहीं सकता था। हजारों रुपया, करोड़ों रुपया म्युनिसिपैलिटी और पुलिस वालों पर खर्च किया जाता है। उनकी निगरानी में मुमरा में सारा इलीगल काम हुआ। इन सबको सस्पेंड करो, यहां के एमएलए को सस्पेंड करो कि तुम थे तो कैसे बनी बिल्डिंग। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उसका सर्वे करो। जो बिल्डिंग मजबूत है उसको लीगल करो, कमजोर है उस बिल्डिंग को डबल FSI दो और बिल्डर से कहो उस बिल्डिंग को गिरा करके उन्हें किराया दो, उनको रहने वालों को, वो कहीं अलग रहे 7-2 साल तक, और नई बिल्डिंग बनाकर फ्री उनको अपनी जगह दी जाए, उसके बदले FSI से तुम पैसे कमाओ। ये ठीक है कि नहीं ठीक है? जब झोपड़े वालों को रियायत दी जाती है तो बिल्डिंग में रहने वालों को रियायत क्यों नहीं? इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगी और सरकार की नींद हराम कर देगी जब तक मुमरा की सारी बिल्डिंगों को लीगल नहीं किया जाता। जिस तरह से आपने इसी उल्लासनगर में किया कि नहीं किया? उल्लासनगर में जो इलीगल बिल्डिंगें थी वो लीगल हुई कि नहीं हुई? तो मुमरा की क्यों नहीं? अगर कहता है मुमरा को मैं बहुत कुछ बना दूंगा, कब्रिस्तान नहीं। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं, हमें हमदर्दी उन लोगों से जो लोग बेचारे चालियों में रहते थे, उनकी चालियां तोड़ दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से
कि आपको किसी इलीगल बिल्डिंग पर हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग खतरे में है तो आप फौरन उनके पेरेंट लोगों को आप जो है ट्रांजिट कैंप में जगह दीजिए और उस बिल्डिंग को फौरन डबल एफएसआई दे करके उनको बना करके उनको फ्लैट दीजिए, क्योंकि गलती सब आपकी और म्यूनिसिपैलिटी की मिली भगत से सारा काम हुआ है। अभी मुल्ला बुरहानुद्दीन साहब गौरी के मुल्ला का इंतकाल हो गया। पृथ्वीराज चौहान, आर पाटिल, अजीत पवार, सारे जितने बड़े बड़े मंत्री सब जहां रहते हैं वालकेश्वर में, वहीं पर बंगला था मुल्ला बुरहानुद्दीन जी का। उनका इंतकाल हो गया। बहुत लोग गए, उनके चाहने वाले गए देखने उनको आखिरी दीदार के लिए, बेकरार थे और भगदड़ मची। 18 लोग मर गए। 18 लोगों का बेचारों का इंतकाल हो गया। मेरी दुकान सिटी वॉक में जो मेरा कैशियर था मोहम्मदी बेचारा, वो भी इतनी शहीद हो गया। 18 में एक आदमी मेरा है, करीब गया था आपने मुल्ला जी के आखिरी दीदार के लिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब बाला साहब ठाकरे का इंतकाल हुआ था तो तुमने बड़े इंतकाल पर कई लाख लोग आए थे, लेकिन मुल्ला जी के इंतकाल पर तुमने कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं किया। 18 लोग शहीद हो गए और मुल्ला जी का मकान पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे मकान के पीछे है। वो इलाका ऐसा है जो वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, लेकिन मुल्ला जी मुसलमान थे इसलिए तुमने कोई हैसियत नहीं दिया, तुमने कोई सदुपयोग नहीं लगाया। मैं आज मांग करता हूं कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार को सस्पेंड किया जाए, इसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। पुलिस ने खबर नहीं दिया 6 लोगों के मरने की, मालूम खबर किसने दिया? म्युनिसिपैलिटी ने खबर दिया। पुलिस को कोई चिंता ही नहीं। जब बाला साहब ठाकरे का इंतकाल हुआ तो मुंबई के कमिश्नर साहब के यहां शादी थी। मुल्ला जी के इंतकाल के बाद रंगिया मुंबई में मनाई जा रही थी, दिखाया गया टीवी पर, कुछ बंद नहीं किया गया। यहां मुंबई में हो रहा है दोस्तों। आज मैं आपके बीच में इसलिए कल कराया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हालात मुसलमानों के बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसके पहले मेरे पहले मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात है, क्या पढ़े लिखे आदमी है। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, हमारी बच्चियां बुर्का पहनती हैं। मैंने पूछा था परसों माइनॉरिटी कमेटी की मीटिंग में कि मुझे बताओ कि म्युनिसिपैलिटी में तो टूटे फूटे स्कूल खोल दिए 7 क्लास तक, लेकिन जूनियर कॉलेज और कॉलेज कौन खोलेगा? मुस्लिम इदारों को एक भी पैसा देने को तैयार नहीं, एक भी मुस्लिम इदारों को जगह देने को तैयार नहीं। एक जमीन पनवेल में लिया सिडको की, सिडको का कानून है कि 5 साल में 50% बिल्डिंग बनना चाहिए, लेकिन ये चंदे से चलता है। शायद चंदा जमा नहीं हुआ होगा, 50% बिल्डिंग नहीं बनी तो अंजुमन इस्लाम पर सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख का फाइन मार दिया कि आपने कानून के मुताबिक 50% बिल्डिंग नहीं बनाया, इसलिए आपको 1 करोड़ 10 लाख देना पड़ेगा। बगल में लासन टुगड़ो की जगह है। लासन टुगड़ो एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है और उसने भी 50% नहीं बनाया। सरकार ने कहा तुमको माफ। बगल में लेखा पाठक की जगह है, लेखा पाठक ने 50% नहीं बनाया, अर्जी किया, उसका पैसा माफ। और अब वो लोग पिछले कई सालों से भाग रहे माफ कराने के लिए। अब उनका ब्याज 4 करोड़ हो गया। अब वो 1 करोड़ 10 लाख की जमीन किस चीज का फाइन का था 4 करोड़ हो गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि लेखा पाठक का माफ, लासन टुगड़ो का माफ, वो कांग्रेसी नेता का माफ, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जगह माफ नहीं, वहां पर फाइन क्यों? एक इशरत जहां का मामला लेकर बहुत इतना आ रहा है। इशरत जहां बेचारी उसकी मां गरीब है, मुझे हमदर्दी है। इशरत जहां का मामला किसने उठाया था? हम तो वो लोग हैं जो दाएं हाथ से करें, बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, खुदा की कसम। लेकिन एक इशरत जहां का नाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहे हो
गुजरात के खिलाफ तो तुम चिल्ला रहे हो, और तुम्हारे बाप शरद पवार के खिलाफ तुम क्यों नहीं चिल्लाते? जहां खाजा न्यूज को मारा गया, जहां इतने लोग आज गुजरात की बेस्ट बेकरी, आज गुजरात की वो खातून नहीं, जकिया नहीं, एक दूसरे खातून के नाम नहीं याद है मुझे, गुजरात के 2 केसेस, उसको ट्रांसफर किया गया मुंबई में और उनको सजा मिल गई। बिल्किस बानो और बेस्ट बेकरी में सजा हो गई। लेकिन मुझे बता दो कि मुंबई के दंगों में सुलेमान बेकरी और हरी मस्जिद के केस में क्या हुआ? ये राष्ट्रवादी के लोगों ने, इनके होम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, राज सर क्या काम मैं कर सकता हूं? कहा एक आदमी गवाही कर रहा है मेरे आदमी के खिलाफ, वो आपकी पार्टी का आदमी को समझा दीजिए। मैंने कहा समझा दूंगा, मैं समझा होगा कोई ऐसी बोली से कोई मामला। जब मैंने धारावी के मेरे 75 साल उम्र के, हमने उस क्या नाम बोलकर नाम याद नहीं आ रहा है, अब्दुल हक साहब को जब मैंने फोन किया, अब्दुल हक साहब मुझे होम मिनिस्टर साहब ने आपसे बात करने के लिए कहा है, आप होम मिनिस्टर साहब को मदद कर दीजिए। कहा आसिम भाई आप भी यही कहोगे मुझसे? मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि मेरे सामने शिव सैनिकों ने मुसलमानों को कत्ल किया था और उनके साथ जुल्म ज्यादती की थी। मैंने श्री कृष्णा की अदालत में गवाही दिया है और मुझे कोर्ट में जाकर गवाही देना है। मुझे पुलिस महकमा, मुझे सारे नेता लोग दबाव डाल के थक चुके। आप मेरी पार्टी के सदस्य हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा वो लानत है मेरी जिंदगी पर अगर मैं ये कहूं कि तुम गवाही मत देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम ताकत के साथ गवाही दो। वो लोग जो कहते हैं कि हम श्री कृष्णा कमीशन लागू करेंगे, वो श्री कृष्णा कमीशन में गवाहों को डराकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, यहां बहुत सारे लोग आजमगढ़ के होंगे, मऊ के होंगे। उस्मानी कौन लोग लिखते हैं? है उस्मानी साहब। उस्मानी वही लोग लिखते हैं जो लोग भिलई के फतेहपुर के होते हैं, बराबर ना? भिलई और फतेहपुर के लोग अपने आप को उस्मानी लिखते हैं। मेरे रिश्तेदार लोग वहां पे हैं। पिछले दिनों एक खबर छपी अखबार में कि अफजल उस्मानी आतंकवादी का वाकया बोल रहा हूं मैं, निकला घर से ऑफिस से और ट्रैफिक थी सदन कोर्ट के पास। मैंने पूछा इतनी ट्रैफिक क्यों है? तो मैंने सिक्योरिटी वाला पुलिस वाला बोला एक आतंकवादी भाग गया, उसकी तलाश जारी है। मैंने कौन आतंकवादी? बोला अफजल उस्मानी, आतंकवाद के केस में जेल में बंद था। मुझे आजमगढ़ से फोन आया संजयपुर के लड़कों का, कासिम भाई मुंबई से कुछ ऑफिसर गए हैं दिल्ली में और हमें लखनऊ बनारस गए हैं और हमें बनारस में बुला रहे कुछ पूछने के लिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा मत जाना, अफसर का नाम दे मुझे। मैंने अफसर से पूछा क्यों बुला रहा है उनको? कहा नहीं सर ऐसे मेरे जान पहचान वाला है। मैंने कहा क्या माना समझा, क्यों बुलाया उनको तुमने? कहा नहीं सर मैं तो दोस्ती पिछले बुला तो नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा मत जा, फंसा देंगे लोग तेरे को। नहीं गया वो। मैंने सुना कि वो लोग गए, आप मालूम होगा उस्मानी साहब को, वो लोग चारों तरफ गए तलाश करने। फैज उस्मानी के घर पुलिस आ जाती थी। पिछले साल कहीं बम ब्लास्ट हुआ था, फैज उस्मानी गरीब आदमी बेचारा शुरू में रहता था, चेंबूर से पुलिस आई और फैज उस्मानी को लेकर चली गई। इंक्वायरी शुरू हुई उसकी। सुबह सवेरे पुलिस आई, घाटे बोली कि फैज उस्मानी का इंतकाल हो गया, डेड बॉडी साइंस अस्पताल में है। जिंदा लेकर गए थे, मर कैसे गया? जिंदा लेकर गए थे, खाना खा रहा था, खाना भी नहीं खाने दिए पुलिस वाले, मर गया बेचारा। 5 बच्चे लावारिस, कोई करवाने वाला नहीं घर में। दूसरा भाई जेल में अफजल उस्मानी का भाग गया, सबसे बड़ा आतंकवादी। उसके बाद खबर आई कि पुलिस रह गई। पुलिस को बड़ी शाबाशी दी गई कि वाह पुलिस क्या करके ढूंढ निकाला। अब सुनिए आप, थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि वही अफजल उस्मानी एक एप्लीकेशन करता है जेल में अपने जज साहब को कि साहब मैं भागा नहीं था, मुझे सेशन कोर्ट में खुद पुलिस वाले एक गाड़ी में बिठाए और लेकर के मुझे कसारा घाट के पास कोई फार्म हाउस में ले गए और वहां बंद कर दिया मुझे और मेरे भांजे को। क्यों बंद किया? हमें किसी केस में गवाह बनाना चाहते थे और काफी दिन वहां रखा, फिर ले आए। अब जरा सोचिए आप,
एक आतंकवादी भाग गया, पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर रहे हो, और वही आकर ये कहता है कि मैं भागा नहीं था, मुझे तो खुद बंद रखा था। मैं गया आर पामी साहब के पास, मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए, मुझे जाना है जेल में अफजल उस्मानी से मिलने के लिए, और चाहूंगा आर पार्टी, मुझे तुम रोक नहीं सकते, मैं सच्चाई जानूंगा क्या है। नहीं जाने दे रहे मुझे। मैंने डीआईजी को फोन किया कि मैं एक एक्स एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, जब पुलिस वाले किसी केस की इंक्वायरी कर सकते हैं तो मैं पब्लिक का चुना हुआ आदमी इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकता? मुझे जाकर अफजल उस्मानी की सच्चाई मालूम करना है। नहीं परमिशन मिल रहा है। मैंने कुर्ला के वकील से कहा, वहां से, अब जो आप कुर्ला में वकील है वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं जिस दिन वो कोर्ट में लाने के लिए, और मैं मालूम करूंगा सच्चाई क्या है। कहां गए थे हम लोग? उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए, उदगीर गए हम लोग। खुदा की कसम, मौलाना सच्ची बात बोल रहा हूं, आप ही की शक्ल का लड़का, दाढ़ी और बड़ी उसकी, मेरे पास आया, बोला आसिम भाई सुबह से आपसे मिलने के लिए भाग रहा हूं। मैंने कहा क्या बात है? कहा कि वो तो 6 घंटे के बाद ये कमाल जो मेरे साथ रहता है, इसने मुझे गाड़ी में छुटा कर लाया, मुझे पुलिस वाले आने नहीं दे रहे। क्या मामला है? उसने कहा आसिम भाई मैं उदगीर में एक छोटा सा अल-फता नाम से क्लास चलाता हूं, और आसिम भाई मेरी कौन से लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मेरी तमन्ना थी कि मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूं। मैंने हिमायत बेग नाम के एक लड़के को 15 से सिखाता था। एक दिन वो गायब हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, ढूंढने की नहीं मिला। मैं ढूंढता रहा, पता ही नहीं चला। 20 दिन के बाद एक दिन 3:30 बजे रात को पुलिस आई, और आने के बाद उसने मेरे क्लास में बेल बजाया। एक लड़का जो क्लास में सोया था उसने दरवाजा खोला, पुलिस अंदर पूरी घुस गई, क्लास को तहस नहस कर दिया। और फिर क्या का मालूम है? फिर उससे कहा लड़के से कि तुम दरवाजा बंद कर लो, हम बाहर निकलते हैं और हम फिर बेल मारेंगे। तो तुम आंख मीचते हुए, ऐसा लगता कि पहली बार हम अंदर आ रहे हैं, आंख मीचते हुए ड्रामा करते हुए दरवाजा खोलना। उसने कहा था आप तो अंदर आ चुके। बोले नहीं, हम जो कहते हैं बात सुन। उस बेचारे ने दरवाजा बंद कर लिया, और एक पुलिस वाला भी साथ अंदर उसके रह गया। पूरे रूम में गए, बोले देखिए आरडीएक्स पड़ा है। उसने कहा साहब मेरा छोटा सा स्कूल है, छोटा सा क्लास है, गरीब आदमी हूं, इसमें बच्चे खाते हैं, रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं, यहाँ कैसे आरडीएक्स रह सकता है? अगर आरडीएक्स होता तो 20 दिन पहले हिमायत बेग में रखा होता तो अब तक हटा दिया गया होता। ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ज्यादा बात मत कर। उसने कहा आसिम भाई मुझे कई महीने तक उस शहर से पूरा बुलाया गया, 10-10 दिन तक मुझे ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हें ऐसी गवाही करना है। उसके पुलिस स्टेशन के एटीएस की ऑफिस के अंदर कोर्ट बनाया गया। राजा ठाकरे नाम का पूर्व सरकारी वकील और डीआईजी एटीएस का सबने मुझे प्रेरणा। आसिम भाई मैं बार बार चिल्लाता रहा, मुझे हिंदुस्तान में कोई मदद करने वाला नहीं मिला। मैं गरीब आदमी था, मुझे ले जाकर के होटल में बंद रखते थे। और उसके बाद एक दिन मुझे कोर्ट में ले गए, और मैंने वही जो उन्होंने कहा था वही दवाई मैंने दे दिया। मैं आ गया वापस। मुझे दूसरा लड़का मिलता है साथ में उसके, क्या नाम उसका? कमाल पत्थर मकर दुकान आने वाला है, रेहान नाम का। वो कहता आसिम भाई मैं कन्नड़ में गया था अपने मामू के घर पे, पुलिस वाले आए, मुझे पकड़ लिए चारों तरफ से और लेकर गए मुझे नासिक हाईवे के ऊपर। मेरे हाथ पैर को बांध दिया, का बमलास्ट किया। कहा मैं नहीं जानता है, मैं देख तो मेरे समय उसके साथ काम करता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि हम दोनों के पास 10 रुपया चाय पीने के लिए नहीं रहता था। हमने गरीबी के दिन में एक साथ काम किए हैं। हिमायत बेग शरीफ लड़का है साहब, मैं नहीं जानता कि उसने गलत काम किया। क्या साले को नहीं मानेगा? चल उसको बंबई रहा है। यही एनसीपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार मुंबई लाकर भाईकल्ला पे एटीएस के ऑफिस में कुर्सी पर बिठाकर दोनों हाथ को हैंडल में बांध दिया, दोनों पैर को पैर के हैंडल से बांध दिया, एक को कुर्सी के पीछे बांध दिया और नंगा कर दिया उसको, और आंख से पट्टी बांध दिया।
उसके बाद करंट निकाला, करंट उसके पेशाब की जगहों पर करंट मारते रहे। 3 दिन तक लगातार करंट मारा और एक बूंद पानी नहीं दिया, एक खाने को नहीं दिया। मैं लागर हो गया, बोले मैं मरने के करीब हो गया। तो मुझे एक दिन एक वड़ा पाव और एक गिलास पानी दिया। 5 दिन तक रखा और कहा कि तुझे हिमायत देश के खिलाफ बयान देना है। आसिम भाई मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जैसा कहा मैंने बोल दिया। एक गवाह कहता है कि मुझे मार मार के गवाही करवाना चाहते थे। मैंने कहा साहब जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो मुझे छोड़ दिया और कोर्ट में खड़ा किया जब मुझे, तो मैंने जज साहब के सामने कहा साहब झूठ बात है, मैंने कुछ नहीं देखा है, ये लोग मुझे जबरदस्ती गवाही के लिए लाए हैं। जज साहब बैठे थे कुर्सी पर। मैं नहीं डरता किसी जज से, जो होगा और देख लूंगा। मैं डरता हूं अल्लाह ताला से, इसे रहम दे रहा हूं। अगर इस पर कोई, इसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो हो जाने का मुझे कोई परवाह नहीं। वो लड़का कहता है कि जज साहब बैठे हैं। जब मैंने कहा कि जज साहब मैंने कुछ नहीं देखा है, पुलिस वाले आए जज साहब के सामने विटनेस बॉक्स में और मुझे पकड़ा और बाहर लेकर आए। जज साहब ने कहा कि ये घबरा गया, बताते हैं आपको। ले जाकर एक टेलीफोन कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ उसकी बहन और बहनोई कह रही कि बेटा हमारी जान खतरे में है, ये पुलिस वाले जो कहते हैं तुम बयान दे दो। उसने कहा कि मैं मजबूर हो गया, मैंने बयान दे दिया। ये सारा वाकया 2010 का है और आपको मालूम होना चाहिए कि हिमायत शेख नाम के लड़के को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक हिमायत शेख के फांसी की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी है। एक हिमायत शेख को फांसी होगी तो एक फर्जिगिरी मिल जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैंने सारी बातें सुनी, मैंने दोनों विटनेस को पकड़ा। नागपुर का सेशन चल रहा था, मैं नागपुर के सेशन में उनको लेकर के आया। मैंने आरिफ नसीम साहब के सामने उनको पेश किया और मैंने कहा आरिफ नसीम साहब उनकी पूरी दास्तान सुनो। उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। आरिफ नसीम साहब ने एटीएस के चीफ को यहां फोन किया। उसने कहा कि इससे कहो कि ये कुरान पे कसम खाकर गए थे तो मैं मान लो झूठा है। उस लड़के ने कहा कि कुरान पे कसम नहीं, बल्कि मैं दुनिया की जितनी कसमें हैं वो सब खाता हूं, ये बिल्कुल सच्चा, इसमें कोई झूठ नहीं। मैं आर पाली के पास ले गया। आर पाली साहब ने होम सेक्रेटरी को बुलाया, पूरी बात सामने सुना और कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आदमी जितना आवाज से मिला, जितना आवाज में धिलक उसको भगा दिया, उससे बात करने को तैयार नहीं। एक तरफ तुम बात करते हो कि शरद खानों के तुम्हारे कलेजे में बहुत दर्द है, दूसरी तरफ जो जिंदा बच्चे हैं उनको नंगा करके पेशाब की जगह पर करंट मार करके मुसलमानों को आतंकवाद का सर्टिफिकेट दिलाने की सरकार ये कोशिश कर रही है। और तुम कहते हो कि मैं मुसलमानों का बहुत हमदर्द हूं, इसलिए मैं आपके अदालत में आ जाया हूं अपने दिल का दुखा लेकर के। मैं इसलिए इस मामला को उठाता हूं कि मैं खुद जेल में था बगैर किसी गलती के। 1 साल तक मेरे हाथों में हथकड़ी, मेरे पैरों में बेड़ी और मैं अपने 5 बच्चों को नहीं मिल सकता था। और मैंने तय किया था कि जिस दिन जेल से निकल जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला बची हुई जिंदगी कौन के नाम लिख दूंगा। इसलिए मैं मुंद्रा में बार बार आके आपसे मदद मांगना चाहता हूं। ये लोग बात करते हैं मुसलमानों की मदद करेंगे। आज मुसलमान बेचारा लाचार मजबूर होकर के महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में भाग रहा है। मुझे बता दो अरे बोमरा वालों, तुम्हें याद नहीं कि एक सिद्दीकी नाम का लड़का जो था पूना के अंदर, क्या नाम था उसका, कौन सिद्दीकी था वो, क्या नाम था? हाँ कतील सिद्दीकी नाम का लड़का, उसको बिहार से पकड़ के लाए। मुझे बताओ जरा आप लोग, बिहार से पकड़ के लाने के बाद जेल में उसका कत्ल हो गया। 2 लोगों ने जेल में उसको मार दिया। खुदा की कसम मैंने आनंद पाटिल को फोन किया कि पाटिल साहब उसकी मंजत को भेजने के लिए आप सरकारी पैसा दीजिए। मुझे वो मिनिस्टर ने कहा कि मैं पैसा अपने जेब से दूंगा। मैंने कहा तुमसे बड़ा आदमी हूं, मैं पैसा दे सकता हूं, मुझे सरकार के जेब से पैसा चाहिए। उसका कत्ल हुआ है, पैसा नहीं मिला। मुझे पूना के लोगों का फोन आया, अबू आसिम साहब मरा हुआ लड़का पड़ा हुआ, इसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है,
हम जा रहे हैं लेने के लिए तो पुलिस कहती तुम कतील सिद्दीकी के लगते क्या हो। हमें डर लगता है कि हमको भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। आज मैंने कोशिश किया बैठल के, लोगों ने कोशिश किया, अल्लाह का करम में डेड बॉडी मिल गई और पटना के लोगों ने कहा आसिम भाई हम पैसा देंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आपका हक है। वो लोग डेड बॉडी को ले गए, उसकी बॉडी को दफना दिया गया। याद रखना दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहता हूं, कतील सिद्दीकी का मुकदमा का फैसला नहीं हुआ था, कतील सिद्दीकी का मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, फिर मुकदमे की पेशी चल रही थी। लेकिन मुझे बता दो आप लोग कि अगर कतील सिद्दीकी का तो अभी आतंकवादी डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन कतील सिद्दीकी के मैयत पर या कतील सिद्दीकी के मरने पर एक भी मंत्री और एक भी एमएलए जेल में नहीं गए। एक भी मंत्री, एक भी एमएलए कतील सिद्दीकी के घर जब दफनाया गया तो नहीं गए। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर सरबजीत सिंह नाम का एक आदमी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में जाने के बाद वहां कुछ आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। मेरा मुल्क कहता है कि सरबजीत सिंह को हिंदुस्तान लाएंगे। हम सब कहते हैं सरबजीत सिंह को रिहा कर दो, उसे हिंदुस्तान वापस कर दो, लेकिन उसकी सजा पाकिस्तान में फांसी की हो चुकी है। फांसी की सजा जिसको पाकिस्तान सरकार ने दे दिया है, पाकिस्तान अदालत ने दे दिया है, उसे हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और उसको भी जेल में बंद था, कुछ दो पाकिस्तानियों ने उसको बेचारे को मार दिया। जैसे कतील सिद्दीकी को पूना में मार दिया, उसी तरह से पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह को मार दिया गया। सरबजीत सिंह के मर के तो लगने के बाद वो पलेट अस्पताल में मेरी सरकार का कलेजा फट गया। मेरी सरकार ने सरबजीत सिंह के पूरे परिवार को बुलाया। मैंने देखा था अमृतसर के अंदर वो जा रहे थे बेचारे, अपने गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे थे, सारे टेलीविजन दिखा रहा था ये कितने बेचारे हैं। ये गए पाकिस्तान, दिखाया गया बॉर्डर से जाते हुए, दिखाया गया सरबजीत सिंह से मिलते हुए, वापस आ गए वो लोग। उसके बाद सरबजीत सिंह का इंतकाल हो गया, उसी हादसे में इंतकाल हो गया। मेरी सरकार कितनी अच्छी है, मेरी सरकार ने अपने हिंदुस्तानी सरबजीत सिंह को लाने के लिए चार्टर फ्लाइट भेजा। उस सरबजीत सिंह को जिसको हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में सजा हो गई थी, यहां से हवाई जहाज जाता है, पूरी शान शौकत के साथ सरबजीत सिंह की बॉडी आती है और उसके बाद पंजाब जाती है हेलीकॉप्टर में। वहां हवाई जहाज नहीं है। राहुल गांधी एक बार नहीं 2 बार जाता है। पंजाब की पूरी कैबिनेट 2 बार जाती है और शहीद का दर्जा दिया जाता है और 35-35 लाख रुपया उन्हें दिया जाता है, क्योंकि सरबजीत सिंह बेचारा पाकिस्तान में मार दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान की जेल में एक ऐसे कैदी को मार दिया गया जिसका कोई भी एविडेंस नहीं था कि आतंकवादी है। बताओ ऐसी सरकार को तुम क्या हो देना चाहते हो? उठाओ बताओ मुझे तुमको। ये हालत इस देश में आज हो रही है। आज ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हम मदद करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था किताब में श्री कृष्ण का ये राजेंद्र छत्तर कमेटी लिखा है, उसमें खेती बाड़ी व्यापार और सर्विसेज में मुसलमानों को कितना हिस्सा है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज ने 1953 में आजादी के बाद कि आज सरकारी नौकरी में मुसलमानों का हिस्सा कम होता जा रहा है। डिफेंस में मुसलमान न के बराबर है। और उसके बाद 1965 में सेंट्रल सर्विसेज में 2 बड़ी नौकरियों का सर्वे किया गया। 1965 में जहां उस सर्विसेज में 681 नौकरियां थी, वहां सिर्फ और सिर्फ 6 मुसलमान काम कर रहे थे। उसके बाद दूसरे निचले तबके की नौकरी का सर्वे हुआ, जहां 2000 नौकरियां थी, 2000 लोग काम कर रहे थे, वहां 4 मुसलमान काम कर रहे थे, 4 मुसलमान। इसका दस्तावेज भी मौजूद है। अगली जगह देखा क्लर्क की नौकरी 1965 में जहां 9900 क्लर्क थे, वहां सिर्फ और सिर्फ 21 मुसलमान काम कर रहे थे, 21 मुसलमान। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? याद रखिए, मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, अपने सर्व सामान अपने सरों पर रख करके बेजान मददगार हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। लेकिन उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने चिल्ला कर कहा था कि मुसलमानों इस देश को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुक्म पुकारता है। मुसलमानों इस देश को छोड़कर मत जाओ, लाल किले की दीवारें तुम्हें चीख कर पुकारती है। इस देश में तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान है, इनकी हड्डियों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें जाना मस्जिद के मीनारे की कसम, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। नहीं जाता मुसलमान कि
मुसलमान को यहाँ उसका हक मिलेगा, यहाँ एक संविधान बनेगा, उसे मुसलमानों को बढ़ावा का हक दिया जाएगा। लेकिन आज बेचारा वही मुसलमान जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, ये ताली वाले मुसलमान बेचारे किसी पद पे बैठते हैं तो इनको आतंकवादी कहा जाता है। बदन में दौड़ का सारा मुहिम ईमान वाला है, बदन में दौड़ का सारा मुहिम ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हमें नहीं जाते। उन मुहाजिरों से थे इन्हें खरीदे हैं, शिकार होते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाते। आज हालात इस मुल्क में हो गए हैं कि आज हमें इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखना नौजवान साथियों, मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा एक शेर है, शेर भाग रहा है, पीछे उसको जो है भैंसे दौड़ा रही है, भैंसे दौड़ा रही है और शेर भाग रहा है। शेर भागते भागते भैंसे दौड़ाती जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, अगर भैंसे इकट्ठा हो गई तो शेर की मां ने दूध नहीं खिला तो भैंस को खा सकता है। मुझे उससे बड़ा वो लगा, मुझे बड़ी तकलीफ मिली। मैंने कहा वाह, मुतैद हो तो बदल दो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ऐ मुंद्रा के लोगों, ये मुंद्रा जो है ये मेरा है, ये जितनी बार आवाज का नहीं है, जितनी आवाज तू कहाँ ठीक है, यहाँ से मिले, यहाँ से मुझे मुस्लिम सिंह लगाना है। और अबुआती जी जो ताकत बनेगा, जो मेरा दाया और बाया बाजू बनेगा, और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ असेंबली में मेरे साथ अखाड़ा रहेगा। मुझे ऐसा उम्मीदवार तुम एक दे दो, यहाँ से एक दे दो तुम यहाँ से। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, सारे लोग भागते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अबू आसिम जीते जी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं यकीन दिलाता हूं, पूरे हिंदुस्तान में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो अबू आसिम को खरीद दे। पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो अबू आसिम को छुपा दे और मैं इनके सामने छुप करके कौन का सौदा करूं। अबू आसिम माना तो जा सकता है, लेकिन जीते जी कौन का सौदा नहीं करेगा, इस बात को मैं तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में हमारे हालात सबसे बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। आज जो है, आज मैं देख रहा हूं, ये कहते हैं मुसलमानों की ये बात कर रहा है कि हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। मैं इससे पूछना चाहता हूं, अहमदनगर देखा है कि नहीं देखा है? तो इसको बोलो अहमदनगर चले जाओ, सरकार इनकी है। मैं जा रहा था अहमदनगर में एक मस्जिद में घुसा मैं कि मैं नमाज पढ़ लूं, खुदा की कसम मस्जिद का मीनारा भी है, गुम्बद भी है, लेकिन अंदर पुलिस बैठी हुई है। मस्जिद पर शिवसेना बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के राज में उस मस्जिद के अंदर आज पुलिस सूचित चल रहा है। इसके बाद करो, मैंने पार्लियामेंट में उठाया, मुझे यकीन दिलाया गया कि फौरन उस मस्जिद को खाली किया जाएगा, लेकिन आज तक वो मस्जिद को खाली नहीं किया गया। बताइए मुझे, इंसाफ पसंद लोगों, मुंद्रा के लोगों, ये मेरा अपना घर है, इसके दिल खोल के बात कर रहा हूं। मुझे बताओ सीनी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? मुझे किसी का भी किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी से डरता नहीं, चला अल्लाह के। सीनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना था, 2001 में सीनी पे बैन लगा। क्या कसूर था सीनी का? ये कहते हम इस देश के अंदर इस्लामी हुकूमत लाएंगे। सीनी कहती है बाबरी मस्जिद की ज्यादा होगा, मस्जिद बनाएंगे। क्या गलत कहती है? अगर क्या इस्लामी हुकूमत लाना कानून में मना है तो ठीक है। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, अखिल भारत के लोग कहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको राम की कसम खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। कब बनाओगे? तारीख नहीं बताएंगे, ये खुलेआम कह रहे हैं। और हेमंत करकरे ने कर्नल पुरोहित, साधु प्रज्ञा सिंह पांडे को गिरफ्तार किया। ये लोग कौन से संगठन के हैं? ये लोग आरएसएस के हैं। और ये थाना गडकरी हॉल, न्यू बंबई, पनवेल, महाराष्ट्र का पूर्णा, इन जगह ब्लास्ट हुआ और कुछ जगहों के ब्लास्ट में 10-10 साल की सजाएं हो चुकी है। सीनी के लोग का मुकदमा चल रहा है, 8 साल चला। और एक जज साहबा गीता मित्तल 265 पेज के जजमेंट पर लिखती है कि सीमी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस, ऐसा सबूत नहीं दिया गया। इसलिए मैं कानून के दायरे में रहते हुए लिखती हूं कि सीमी से बैन उठा लिया जाए। कांग्रेस सरकार
शरद पवार तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, जज साहबा कहती है कि सीने के खिलाफ जो बैन लगा उठा लो, और तुमने जाकर अगली सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा दिया बैन। और हेमंत करकरे साहब ने कहा था कि बम ब्लास्ट में मुलविस है सनातन संस्था रियो भारत, इसे बैन लगाओ। आज तक बैन नहीं लगा उस पर। जो खुलेआम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके नजदीक को जुर्म नहीं सरकार है ये। याद रखना, हमारा गटर बने न बने, हमारी सड़क बने न बने, अब 25 साल और इस मुल्क में भोगे होने को तैयार है। हम 20 साल और मुद्रा की सड़कों पर खोखा लगाकर सब्जी बेच के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन याद रखना, हमारे मजहब पर आम उठाई गई, हमें आतंकवादी के नाम पर जबरदस्ती फंसाया गया, तो हमसे कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें जान देनी पड़ जाए तो क्या हुआ। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही आज, खोंचा लगा के रोडों में काम कर रहे हैं बेचारे, और एमएलए साहब उनका खोंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कितनी नौकरी दी जाए उसमें, गुलाब पार्क मार्केट हम जब करवाते रहते हो, मुझे यकीन है पूरा कि उस आदमी के पैर उतारो। पैर उतारो, अंदर खाकी लेकर है। मैंने पढ़ा किताबों में कि आरएसएस के लोग हाफिजारी कर लेते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, और मुसलमानों के समूह में घुस जाते हैं इनके लाभ लेने के लिए। ये इजराइल भी जाता है, ना पता लगा इसका किस्सा भी जाता है शरद पवार, ये इजराइल जाते हैं। और जब तक इजराइल के लोग फलस्तीन से कब्जा नहीं छोड़ेंगे, दुनिया से आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता, नहीं खत्म हो सकता। अमेरिका मुसलमानों को इस्लाम को आतंकवादी कहता है, उसको माने में अच्छी तरह से कि इसके खिलाफ तो लड़ने वाला है, ये इस्लाम को मानने वाले हैं जो भूखे पेट का पत्थर भाग के हो जाएंगे। दुनिया में दो ही ताकतें बड़ी थी, एक रशिया और एक अमेरिका, इन्हीं की टकराव करती थी दुनिया में। रशिया से झगड़ा हुआ अफगानिस्तान का, हुआ था ना, वो अफगानी भूखे नंगे लोग, लेकिन इस्लाम पर भरोसा रखने वाले, अल्लाह की राह में मर जाने वाले लोग जब लड़े, रशिया से लड़े तो रशिया के नाम और निशान खत्म कर दिया। अमेरिका देख रहा था, तेरे बाप रे बाप, जिस रशिया से मैं नहीं निकल सका, ज्यादा पेट खाने वाले अफगानियों ने बर्बाद कर दिया। बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी, एक न एक दिन तो नंबर आएगा। कुर्बानी 3 दिन की है, आज कटोगे, कल कटोगे, परसों तो जरूर कटोगे, कटोगे जरूर, बेटा 3 ही दिन का है। अब अमेरिका सोच रहा है कि अब दुनिया के दो ताकत में ताकत तो खत्म हो गई, अब दूसरा हमला हमारे से होने वाला है। उसमें आज अमेरिका इस्राइल का साथ देना बंद कर दे। और शरद पवार और हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं, वो इस्राइल जो हमारी सबसे पहले मस्जिद पर कब्जा करना चाहता है, इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद हो जाएगा, और जो उसको सपोर्ट करेंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम को आज ये लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मदरसे बंद हो जाए। कुरान शरीफ को जलाया जाता है, मैंने शेर कहा था, वह अब जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। पूरे कुरान शरीफ दुनिया के सब जमा कर लो, जाओ समुद्र में बहा दो, एक ही बाकी में रह जाए तो इंशाअल्लाह उसके एक जेवर सदर में फर्क नहीं पड़ेगा। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक वक्त महसूस है उसका सीने में, इस किताब को दुनिया मिला नहीं सकती। और किसको डराने की कोशिश करते हो, जो पहले का फल खरीद चुका है। हम तो मरने को पहले से तैयार है, जीने की तमन्ना ही नहीं हमारी है, हमें क्या डराते हो। इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूं, ये मुल्क हमारे पूर्वजों का है,
हमने इस मुल्क को आबाद किया है। मैं आजकल नए बच्चों को हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, भुलाया जा रहा है। एक जमाना था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दिल्ली से अमृतसर तक सड़क के ऊपर जितने दरख्त थे, एक दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिससे उलमाए कराम की लाश में टांगी गई हो। उलमाए कराम को छोड़ेंगे चाहे किसी भी तुमको जुल्म करना कर लो, लेकिन जब तक अंग्रेज आएगा नहीं उसी तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। ये बाल ठाकरे का पता नहीं था कहीं, ये लोग कहीं पता ठिकाना नहीं था। और ये आरएसएस वाला क्या नाम था उसका, नहीं भागवती पुराना वाला यार, सुदर्शन सुदर्शन हाँ नहीं सुदर्शन नाम बोले एक और नाम है। अरे ये सब आरएसएस वाले अंग्रेजों के जमाने में पकड़े गए थे और ये जेल में थे, काला पानी जेल में थे। वहां से लेटर लिखा इन्होंने कि हमारी बहुत गलती हो गई सर, हमने तो बहुत बड़ी गलती किया जो आपकी मुखालफत किया, हमको छोड़ दीजिए। गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन है हम निकल कर इसको खत्म कर देंगे। अंग्रेजों ने सौदा किया और छोड़े गए। तो आने के बाद गांधी जी के सारे स्वदेशी आंदोलन को मट्टी मिलाने के लिए ये सारे आरएसएस वाले काम कर रहे थे। अब ये हमसे कहते हैं वफादारी का सबूत दो, बताइए। जिन्होंने जान देकर नए देश की आबरू रखी वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, आज पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम की नहीं है। मौलाना आपने बहुत सही बात कहा, अबू आसिम जाकर के खाना से नहीं जीत सकता, अबू आसिम जाकर के लाल बाग तले से नहीं जीत सकता, अबू आसिम जाकर के वाल केशवर से नहीं जीत सकता। अबू आसिम कहां से जीत सकता है? मुमरा से। एक बात जमा हो जाओ, याद रखना दोस्तों, सड़क बनेगी बहुत दूर में यार, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ आ गई यार, सड़कियां बनेगी। सड़क बनेगी। अगर तुम गरीब मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले हो तो तुम कह दो अपने लीडरों से कि जो 2 बच्चे हिमायत देश में गवाही किया गलत तरीके से, तुम उन दोनों बच्चों को लेकर के और अफजल उस्मानी से चलो मेरे साथ जेल में मुलाकात करो। मुझे कोई मेहरबानी नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम्हारे बाप की भी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैं किसी की मेहरबानी में जिंदा रहूंगा भी नहीं। मुझे मुल्क के कानून में हक दिया है, सिर्फ उस हक पर चल के बताओ। तुम चलो शरद पवार के पास, तुम चलो आलम कादिर के पास, मैं मौलाना साहब को दूंगा, मैं दोनों गवाहों को दूंगा और तुम उन गवाहों की जितनी बड़ी तस्वीर होती है, जितना बड़ा सच बोलने की मशीन पर दिखा दो, ये गवाह सही बोल रहे हैं, मार करके बड़ा धमका करके हिमायत देश की गवाही दी गई है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो तुम कह दो शरद पवार से कि मैं तुम्हारी पार्टी से इस्तीफा देता हूं, हिमायत देश के मुकदमे की फिर से इंक्वायरी करो, मैं खुदा की कसम तुम्हारी हिमायत करूंगा के मुंद्रा में। ये सौदा ठीक है कि नहीं ठीक है? ये सौदा ठीक है ना? बताइए मौलाना साहब। अगर वो कह देता है कि मैं इन चीजों को लेकर अपनी पार्टी से बात करूंगा, और सुन ले भाई, सुन ले, तू मुझे तेरी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, तेरा कोई एहसान नहीं चाहिए, तेरे चाचा का कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून पर अमल चाहिए। दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी दिल्ली में नौकर के साथ जो कानून काम करेगा, सिर्फ यही मांग करना चाहता हूं और कुछ मांग नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र से एक एंटी मुसलमान नहीं, पूरे गुजरात से एक एंटी मुसलमान नहीं, पूरे राजस्थान से एक मुसलमान नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से एक एंटी मुसलमान नहीं, पूरा कर्नाटक खाली, पूरा छत्तीसगढ़ खाली, पूरा झारखंड खाली, पूरा दिल्ली खाली, पूरा पंजाब खाली, इस तरह से मैं हरियाणा खाली, गोवा खाली, सिक्किम खाली, कितनी जगह बताऊं, एक मुसलमान उनकी चिंतन नहीं जाता। और हम कुछ जगहों पर असेंबली चुनकर जा सकते हैं, तो वहां भी कितनी का आवाज भी लड़ेंगे, मेरे परिवार का कोई नहीं लड़ेगा। क्या करेंगे? कलेक्टर छोड़ दे, उनको लड़ने दो, उनको लड़ने दो। क्या हाथ उठा के बोलो मेरे को, पूरा हाथ उठाओ।
मुसलमानों की सीट है, मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है, मुस्लिम अथॉरिटी इलाका है, इसलिए मुझे एक मुसलमान को एमएलए बनाकर असेंबली में भेजना है। हाथ उठाकर बोलो, नहीं यार सबका हाथ नहीं था, तकल्लुम मत करो, सही से बोलो। और याद रखना, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अगर हाथ उठा रहे हो तो दो हाथ उठाकर सच्चे बोलो। समाजवादी पार्टी रामदेव तकले साहब, अब आप जैसे जैसे 10 मेरे चेहरे हैं, मेरा नाम अपने आसिम आदमी है, दुनिया डरते मेरे नाम से तकले साहब मेरा ठीक कर दूंगा, रोकिंग मिलाता हूं। अगर किसी ने तकले साहब की तरफ दाम देखा, आपका पसीना जाएगा, अपने आसिम का खून जाएगा। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिस पर इतना से फिरते हुए मेरे पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लोह निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास से लाकर किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से वाले गांव तरफ वही नाम उभर कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे ही पर आते हैं। दोस्तों साथियों, हमें इस मुल्क में अपना हक लेना है, और आज हक जो है ना भीख मांगने से भाई मदे साहब, मैं आपका होता भाई, मैं बहुत धन्यवाद तालियां बजा के स्वागत करूंगा। जिसके आवाज को फर्क नहीं करते अपने राज्यों में, हाँ मैं तो भगा देना, कुछ बिल्डर को उसके क्षमता है। बेटा घुस में आ जाओ, जितना निवासी का हटाना पड़ेगा ना, नाम याद आ जाएगी। वो कंटे बिल्डर लोग, कोई आदमी बिल्डर है, वो कहता है आदमी होना मेरे अफसोस करता हूं, कोई है ना, क्या बोला नहीं, उसके बदल में आदमी खून नहीं होगा। कोई आदमी ऐसा बोल नहीं सकता। अरे इस आदमी के बारे में शेर है यार, इस कितने आदम गए कोई मगर पैदाने तजल्ली है अक्सर, जो जरा यहां से उठता है वो नया आदम होता है। अफसोस है तो उसके बदन का खून पेश करो, आदमगढ़ का नहीं होगा। अच्छी बात है, आदमी को बोल नहीं सकता। अब ये ना सही जगह गलत बोले। दोस्तों मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे छोटे से आदमी के इतना बहुत जलसा किया, और अब ये कारवा बढ़ेगा इंशाअल्लाह। पूरे महाराष्ट्र में धूम मचा दूंगा, खाली पीछे खड़ा रहना तुम लोग। अगर गोली चलेगी अपने आसिम के छाती पर, तुम्हारे बात को बाधा नहीं होने दूंगा, इस बात का यकीन दिला के जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। हमें मजे साथ आगे बढ़ो, आसिम भाई आगे बढ़ो, आसिम भाई आगे बढ़ो, अभी आसिम आगे बढ़ो। दोस्तों साथियों, मैं इश्तियाक खान साहब से गुजारिश करूंगा कि इश्तियाक उर्फ भाई नौजवान लड़का उसके साथियों साथ में आज पार्टी में शामिल हो गया है। मैं अबू आसिम आदमी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसका इस्तेकबाल करें। अबू इश्तियाक अय्यूब खान, हमारी पार्टी के बहुत पुराने अय्यूब खान, रफीक अंसारी जो है पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत एक्टिव है। हम चाहते हैं कि अबू आसिम आदमी साहब फोन लेकर उसको हौसला बनाए। आदित्य कटारी